मैं संदीप कुमार सिंह, प्रवक्ता समाजशास्त्र, नेहरू इंटरमीडिएट कॉलेज, मनसा छापर, कुशीनगर। बच्चों, आप लोगों का इस एपिसोड में पुनः स्वागत है। पिछले एपिसोड में आप लोगों ने जनजात के बारे में, उनकी सीमांतीकरण के बारे में या उनकी क्या क्या समस्याएं थी, इसके बारे में आप लोगों ने अध्ययन किया है। और आज का जो टॉपिक है वो यह है कि जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्य। इस प्रकरण के अंतर्गत आप लोगों को जनजात के लिए क्या संविधान में उपाय किया गया है, उनके सुरक्षा के लिए, शोषण के बचाव के लिए, उनके विकास के मुख्य धारा में लाने के लिए संविधान में बहुत सारे उपाय किए गए हैं। वो किस किस आर्टिकल के तहत किए गए हैं, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो संविधान में जनजातियों के विकास के लिए, उनके शोषण के बचाव के लिए बहुत सारे उपाय हैं। उसमें पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्यों के यह निर्देश दिया गया है कि अनुसूचित जनजाति के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा की जाए तथा सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाने के उपाय किया जाए। अनुच्छेद 46 में यह बताया गया है कि उनके आर्थिक हिस्सों से सुरक्षा किया जाए और अन्याय और शोषण से उनका सुरक्षा किया जाए। यह आर्टिकल 46 में दिया गया है। दूसरा है अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 में यह वर्णित है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, गढ़ और उड़ीसा में जनजातियों के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए। ये 3 राज्य हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। आर्टिकल 164 के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि यहाँ बनाए गए, क्योंकि यहाँ पे जनजातियों की संख्या ज्यादा है, इसीलिए उनके एक अलग मंत्रालय की बात की गई है। ये संविधान में वर्णित है। तीसरा आर्टिकल है अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275 में उनके आर्थिक हितों को, कल्याण कार्यों को बढ़ाने, उनके संबंधित प्रशासनिक सुधार लाने के लिए सरकार ने राज्यों को विशेष आर्थिक सुरक्षा दी है। उनके कल्याण कार्यों के लिए राज्यों को विशेष आर्थिक सुरक्षा देने की आर्टिकल 275 में बात की गई है। ये आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। फिर अगला आर्टिकल है आर्टिकल 334 या अनुच्छेद 334। अनुच्छेद 334 में यह प्राविधान किया गया है कि संसद और राज्य के विधान मंडलों में अनुसूचित जनजातियों की सीटें आरक्षित रहें। आप लोग को मालूम होगा, विशेष क्षेत्रों में या कहीं पे भी जहां पे जिस तरह की उनकी जनसंख्या बनी है, या चाहे आप यहाँ भी देख रहे होंगे, किसी भी राज्य में अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए
विशेष प्रावधान किए गए हैं, उनकी सीटों का आरक्षण किया गया है। तो इसमें आर्टिकल या अनुच्छेद 334 में संसद में, लोकसभा में और राज्य के विधान मंडलों में उनकी सीटें, जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 342, अनुच्छेद 342। अनुच्छेद 342 में वर्णित है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के सुझाव पे जनजाति को अनुसूचित जनजाति में घोषित कर सकता है। जैसे बहुत सारी जनजाति तो सभी हैं, जनजातियों में अनुसूचित जनजाति को घोषित करने के लिए राज्यपाल सुझाव देगा राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ये घोषित कर सकता है कि ये जनजाति अनुसूचित जनजाति में बदल जाएगी। तो इससे उनकी आर्थिक चाहे संवैधानिक प्रावधानों में अनुसूचित जनजातियों की बात करके की गई है, तो उनका इसका लाभ प्राप्त होगा। फिर अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 365। अनुच्छेद 365 में यह व्यवस्था की गई है कि सार्वजनिक जो नौकरी आती है, जॉब्स आते हैं, तो उसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5% आरक्षण होता है। आपको मालूम होगा आरक्षण की व्यवस्था कि लगभग हर स्टेट में 50% सामान्य वर्ग कोई भी उसमें जा सकता है, 27.5% पिछड़े वर्ग के लिए, और फिर 7.5% अनुसूचित जनजातियों के लिए इसमें आरक्षण की व्यवस्था। कोई भी सार्वजनिक सेवा की नौकरी वैकेंसी आती है तो उसमें अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए 7.5% का आरक्षण है, जो वो उस व्यवसाय, उस नौकरी में अपना प्रतिनिधित्व कर सकें, अपने बारे में वो सोच सकें। तो इस तरह का प्राविधान किया गया है। अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 में प्राविधान किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जा सके कि जनजातियों के कल्याण की व्यवहारिक सुझाव दे सके। अनुच्छेद 338 में यह प्राविधान किया गया है राष्ट्रपति द्वारा कि एक अधिकारी की नियुक्त किया जा सके और वह अधिकारी अनुसूचित जातियों और जनजातियों के बारे में व्यवहारिक सुझाव दे सके। ठीक है। फिर भी इसके अलावा भी बहुत से योजनाएं इन लोगों के लिए या बहुत से अधिनियम बनाए गए हैं। उसमें पहला अनुसूचित जात तथा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित, दूसरे जगह लिखते हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिए। अनुसूचित जाति तथा
अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारक निरोधक अधिनियम 1990। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1990 जो इन लोगों के लिए, अनुसूचित जनजातियों में किसी तरह के अगर अत्याचार किया जाता है तो इस अधिनियम के द्वारा उनको दंड देने का अधिकार प्राप्त होता है। इस तरह से बहुत से सारे, जैसे शुरू में समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, समन्वित जनजाति निवारक, समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के तहत, समन्वित जनजाति विकास कार्यक्रम के तहत बहुत जनजातियों के लिए शिक्षा के, उनके कल्याण के, उनके व्यवसाय के, उनके बहुत सारे लाभों के लिए ये कार्यक्रम अपनाया गया था, जिससे जनजातियों का विकास किया गया था। कि ये सारे प्रावधान जितने आप लोगों का आर्टिकल बतलाए गए, उन आर्टिकलों को आप लोग अध्ययन करिए कि क्या क्या जनजातियों से आर्टिकल 46 है, 338 है, 164 है, 275 है, 300, ये आर्टिकल जो भी आते हैं तो आपको ये समाजशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में या प्रतियोगी किसी भी परीक्षा में हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका आप लोग अध्ययन करिए और इसको याद करिए, और इससे संबंधित सब्जेक्ट से संबंधित कोई भी समस्या आप लोगों को आती है, फोन के माध्यम से आप लोग पूछ सकते हैं। हम लोग या सारे शिक्षक यही आप लोगों की कामना कर रहे हैं कि आप लोग पढ़ रहे होंगे। कोविड से सभी लोग प्रभावित हैं, ताकि आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे और अध्ययन अध्यापन करते रहें, क्योंकि विद्या स्वाध्याय की चीज है। स्वाध्याय करेंगे तो ग्रहण कर पाएंगे, और छोड़ देंगे तो फिर उसको एग्जाम करने में आपको बहुत समय लगेगा। तो आज की क्लास यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।